अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 की एक्सरसाइज देखेंगे। मश्की सवालात एमसीक्यूज देखते हैं। कहते हैं सही जवाब पर टिक करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कौन सा एलिमेंट कार्बन एटम के साथ मौजूद होता है? बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कहा था ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हमने बाद में पढ़ा कि कुछ इनऑर्गेनिक ऐसे भी थे जिनमें कार्बन मौजूद था। तो बाद में ये कहा गया कि ऑर्गेनिक वो होंगे जिनमें कार्बन के साथ साथ ना हाइड्रोजन भी मौजूद होगा। फिर कार्बन के साथ कौन सा दूसरा एलिमेंट मौजूद होता है? मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन होता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है, दूसरा मोस्ट कॉमनली हमारे पास वहां पे हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर आएगा। कहते हैं कौन सी दूसरी मेटल को अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है अल्केन है और उसके साथ ना हेलोजिन मौजूद है। हेलोजिन हमारे पास बच्चे पीरियोडिक टेबल में ये जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हेलोजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मौजूद होते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल के हमने पढ़ा था, जो इस साइड पे होते हैं ना, ये ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, मतलब इनमें ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे होते हैं, तो ये नेगेटिव होते हैं। अब इनको कौन ले सकते हैं? अगर ये नेगेटिव है तो अगर किसी के ऊपर जितना पॉजिटिव होगा ना, वो उसको ज़्यादा ले सकते हैं, वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इनको कौन निकाल सकते हैं? इनको ये वाले जो लेफ्ट साइड पे होंगे ना, जो इस साइड पे होंगे, वो इनको निकाल सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन में कौन कौन से गिवन है? कहते हैं या तो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, या निकल है। ठीक है, अब ये देखिए इन सब में जो इस साइड पे मौजूद है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम इस साइड पे है, निकल और कोबाल्ट के दरमियान में है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा होगा? जो इस साइड पे होगा, तो ये मैग्नीशियम ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करता है? ये नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इनको निकाल लेगा। तो हम कहेंगे कि रिड्यूस कौन सा करवा सकते हैं इन सब में? जो पीरियोडिक टेबल की इस साइड पे मौजूद है, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना इस साइड पे मौजूद होगा वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हेलोजेंस को आराम से निकाल लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, अल्काइल हैलाइड्स का मतलब होता है अल्केन है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, और साथ में ना हेलोजिन है, कोई स्टार ग्रुप का कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर यहाँ पे आप मैग्नीशियम डाल दोगे, मैग्नीशियम क्या करेगा? पॉजिटिव होता है, वो क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये देखें, यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब हाइड्रोजन बनेगी यहाँ से इन दोनों से, तो वो हाइड्रोजन Cl को निकाल लेती है, तो HCl बन जाता है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम मैं यहाँ पे डालूंगी ना, मैग्नीशियम क्या करेगा? वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से Cl को निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा उसको मैग्नीशियम प्रेफरेबल है, ज़्यादा उसके चांसेस हैं। तीसरा एमसीक्यू बच्चे हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, तो ये कटिंग में है। चौथा कहता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, जब जिंक और हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है, कहते हैं जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है? बच्चे वहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। हमने रिएक्शन देखा था कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, एक तो जिंक क्लोराइड होती है, साथ में दो हाइड्रोजन, मतलब 2H इसको लिख ले या H2 लिख ले। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, मतलब दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। वो हाइड्रोजन आगे अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे CH3Cl है, इसके साथ रिएक्शन करेगी, तो H जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को निकाल लेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा था यहाँ से प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। आगे हमारे पास बच्चे ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कौन सी अल्केन सबसे ज़्यादा जो है वो हरारत खारिज करती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन दो हैं, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। पहले तो ये तीन देखते हैं। इथेन बच्चे जिसमें दो कार्बन होते हैं, प्रोपेन बच्चे जिसमें तीन कार्बन होते हैं, ब्यूटेन मतलब जिसमें चार कार्बन होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बच्चे इथेन होती है जिसमें दो कार्बन होते हैं, ये प्रोपेन होती है इसमें तीन कार्बन होते हैं, ये ब्यूटेन होती है इसमें चार कार्बन। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे उसमें एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी ना, तो चार वाले में ज़्यादा होती है। अब वो ब्यूटेन की भी ना दो किस्में बता रहा है, कहता है आप बताएं आइसो ब्यूटेन में ज़्यादा खारिज होगी या एन ब्यूटेन में? एन ब्यूटेन का मतलब है सीधी चेन है, आइसो का मतलब है यहाँ पे ब्रांच बनी हुई है, दरमियान में ना एक चेन ब्रांच बन गई हुई है, एक दरमियान में ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, जो एन ब्यूटेन होते हैं ना, इसको तोड़ना आसान है, तो ये ज़्यादा जल्दी टूट के एनर्जी ज़्यादा खारिज करेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ये वाली जो होती है ये ज़्यादा एनर्जी लेती है तोड़ने में, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज नहीं करती। तो इसलिए हम कहते हैं इस केस में ये आसानी से टूट जाती है, ज़्यादा एनर्जी खारिज करती है, तो हम कहेंगे ज़्यादा एनर्जी किस में खारिज होती है? एन ब्यूटेन में होती है। ठीक है, आगे बच्चे हमारे पास जो छठे वाला है, ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में कटिंग हुआ है, तो ये नहीं करेंगे। 7 वाले में देखते हैं, कहते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है कोयले की काम में धमाके का असर बायस बनता है? जो कोयले की काम में बच्चे, जो मिसाल के तौर पर मीथेन की जो गैस होती है ना, ये गैस हमारे घरों में भी आ रही होती है, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ती है, तो इसकी वजह से धमाका जल्दी हो जाता है, तो मीथेन की वजह से हमारे पास होता है। इसी तरह से हमारे पास कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड का जब जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इथाइल ब्रोमाइड का मतलब है हमारे पास
इथाइल ब्रोमाइड का मतलब है बच्चे, इथाइल का मतलब है दो कार्बन थे, दो कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ ना Br अटैच था। जब आपने इसके साथ जिंक ब्रोमाइड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, यहाँ से हाइड्रोजन आई, एक हाइड्रोजन बच्चे क्या करता है, यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देता है, खुद इसके साथ अटैच हो जाता है, तो बच्चे दो कार्बन ही रहेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारे पास, एक कार्बन जो है उसकी जगह है, कार्बन के साथ जो है ना ब्रोमाइड की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कार्बन वही रहेंगे, दो ही रहेंगे, कार्बन तो चेंज नहीं होंगे। इथाइल है तो दो कार्बन ही रहेंगे, तो ये वाले बाकी ऑप्शंस नहीं बचेंगे, यही वाले होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वहां से ब्रोमाइड की जगह पे, ब्रोमाइड की जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगले दो एमसीक्यूज बच्चे ये रेडियो सिलेबस में नहीं है, ये कटिंग हुए हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं मुख्तसर सवालात पे। कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुआसना करें। अच्छा, ऑर्गेनिक उनको बोलते हैं, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं एक वक्त में। इनऑर्गेनिक होते हैं जिसमें दोनों एक वक्त में मौजूद नहीं होते। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड देख लेते हैं। कहते हैं वही देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम मौजूद होते हैं, एक ही वक्त में दोनों मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक में दोनों इकट्ठे नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कसरत से ज्यादा क्यों मिकदार में पाए जाते हैं। मुझे हमने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ना ये लंबी चेन, सीधी चेन भी हो सकती है, ये दरमियान में कहीं ब्रांच भी हो सकती है, ये ब्रांच यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, तो ये किसी भी फॉर्म में बड़े ज्यादा स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट शक्लें इसकी आ सकती है। इसी तरह से हमने इसके और सारे बहुत सारे केसेस भी देखे थे, अगर एक कार्बन होगा तो वो क्या होगा, अगर दो होंगे तो इस तरह से भी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो कहते हैं इसके बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हो सकते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा तादाद होती है। तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये चेन्स की फॉर्म में भी होते हैं, सीधी चेन्स भी होती हैं, ब्रांच भी होती है, रिंग भी होते हैं, तो इसलिए इनके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर मौजूद बन सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे ये रिंग्स के फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि इस तरह से 1 2 4 की फॉर्म में भी मौजूद होंगे, ये आपके पास इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो तीसरे वाला बच्चे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। चौथे पे आ जाए, कहते हैं कम मास वाले हाइड्रोकार्बन्स के हसूल के लिए नेफ्था फ्रैक्शन को किस तरह तहलील किया जाता है। बच्चे हमने ना ये टॉपिक पढ़ा था क्रैकिंग का। ये देखें, क्रैकिंग हमने पढ़ा था बच्चे। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको तोड़ के छोटे में तब्दील करते हैं। इसकी मिसाल में ना हमने ये नेफ्था की पढ़ी थी कि नेफ्था एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब आप इसको हरारत देते हैं, गर्म करते हैं, साथ में एक कैटलिस्ट भी लेते हैं, जियोलाइट, तो ये टूट के ना छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाता है। तो ये क्रैकिंग के जरिए जो है हम इसको कह लें कि तहलील करते हैं। तहलील का मतलब है तोड़ना। तो ये देखेंगे, नेफ्था हमारे पास बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब आप इसको गर्म करते हैं और साथ में कैटलिस्ट डालते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर को भी एग्जैक्टली हम लोग यहाँ से की बुक से भी देख लेते हैं। की बुक से भी वो कह रहा है कि जो है कम मास वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैटलिस्ट के जरिए कैटलिस्ट भी शामिल करते हैं और गर्म भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को ये देखिए क्रैकिंग के जरिए, बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, क्रैकिंग होता है, जिसमें आप बड़े कार्बन्स को जो है वो गर्म करके हीट देकर साथ में कैटलिस्ट को शामिल करके आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। आगे कहते हैं आइसोब्यूटेन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, इसके 3 फार्मूलास लिखे हुए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है बताओ एग्जैक्टली कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब है ओपन करके बताया हुआ है, 4 कार्बन है तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, दूसरे के साथ ही। अच्छा, ये आइसोब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन है लेकिन वो सीधी लाइन में नहीं है। आइसो का मतलब है दरमियान में एक अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आइसोब्यूटेन है, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। कंडेंस का मतलब है इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको वैसे बता दो कि अच्छा इस कार्बन के साथ CH3 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 है, दरमियान वाले के साथ ये जो ग्रुप अटैच हुआ है इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है। तो ये हमारे पास 3 इसके डिफरेंट फार्मूलाज में आ जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। हमने इसके ना स्टार्ट में यूजेस पढ़े थे कि क्या इसके फायदे हैं। ये देखें, ये जब हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था कि हम इसको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुदरती ईंधन के तौर पर, जैसे कुदरती गैस है, पेट्रोल है, CNG है, डीजल है, इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इनको प्लास्टिक अद्वियात और पेंट्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 लाइनें लिख लें, ये लिख लें, या फिर अगर आप एग्जैक्टली इसको की बुक से देखना चाह रहे हैं तो वो देख लें। तो यहाँ पे ये इसको कह रहा है फ्यूल के तौर पे, जलाने के तौर पे, दवाइयों में, प्लास्टिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन।
कहते हैं ऐसे 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताएं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बना भी लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं और ये नेचर में भी पाए जाते हैं। कहते हैं वो बताएं जो नेचर में कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। तो ये 5 हमारे पास बताए गए हैं। मतलब मीथेन जो गैस होती है ना, हम लोग अक्सर कहते हैं अच्छा वो फलां जगह पे हमारे पास गैस दिखाई दरियाफ्त हुए हैं, तो ये नेचर में पाई जाती है। ग्लूकोज जो हम लोग खुराक वगैरह से लेते हैं। एथेनॉल बच्चे ये हमारे पास कह लें ये जो हम लोग फ्यूल वगैरह गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होते हैं। इसके अलावा पेंट्स वगैरह परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है एसिटिक एसिड जो हम लोग सिरका वगैरह घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह में जो हम लोग इस नींबू वगैरह इस्तेमाल करते हैं होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली जो है जो नेचर में हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम कह लें कि यूज इनके साथ होता है। आगे हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 8वां और 9वां बच्चे की ड्यू सिलेबस में नहीं है, ये कटिंग हुआ है। तो ये आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे। स्टिल इनसे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछ रहा हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।